गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट कर दिया था। इसके अंतर्गत हमने परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की थी और प्रश्नावली 1.1 को भी हमने पूरा किया था। तो थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर देते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं किनको कहते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां नीचे हर q नॉट इक्वल टू 0 होता है और जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण 10/4 हो गया, 1/2 हो गया, 5/9 हो गया। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में हम इनको लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। और इस प्रकार संख्याओं के समूह को हम q से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। आज इससे आगे हम बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम परिमेय संख्याओं का। 10/4 एक परिमेय संख्या है, ये हमने उदाहरण लिया। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5/2 हो गया। ये इसकी सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। हमने छोटी से छोटी फॉर्म में इसको काट दिया, 5/2। जब हमने इसको भाग किया 2 को 5 से, तो 2 दूनी 4, एक आ गया शेषफल, एक छोटा होता है, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 आया, 2 पंजे 10। तो जब हमने इसको काटा मतलब भाग किया तो हमें 2.5 प्राप्त हुआ। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर कटने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया है 2.5। अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इसका यहाँ पे अंत हो गया है। 10/4 जो परिमेय संख्या थी उसको हमने काट पीट के लास्ट में 2.5 पर ख़त्म कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इस प्रकार के दशमलव को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया है, हमको आखिरी आंसर प्राप्त हो चुका है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं हो सकता। टर्मिनेट का मतलब ही होता है ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं हिंदी में शांत दशमलव प्रसार, अर्थात टर्मिनेटिंग, कि इसके दशमलव प्रसार का अंत हो गया है, इसके बाद इसमें आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण लेके हम चलते हैं 1/3। तो जब आपने 1/3 का उत्तर निकाला, अर्थात भाग करके उत्तर निकाला, तो आपको ये प्राप्त हुआ। देखिए 3 से जब आप 1 को भाग करेंगे, अब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 तो छोटा है, तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, 3 तियाँ 9, शेषफल कितना आएगा 1। फिर 1 छोटा है, अगला 0 आएगा, 3 तियाँ 9, फिर शेषफल कितना आएगा 1। तो इस प्रकार ये ख़त्म नहीं होगा कभी, आपको हर वक्त हमेशा शेषफल 1 मिलता रहेगा और ये भी बढ़ता जाएगा, 3 3 3 3 3 ये बढ़ता जाएगा। इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आपने भाग किया है तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है। अंत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको बार बार शेषफल 1 मिल रहा है। ये भी एक परिमेय संख्या ही है, ध्यान से देखिए। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए इसमें दशमलव के बाद संख्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है, इसका दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अंत तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसके दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है। नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब अंत नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती। शांत मतलब जिसके दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आता है, और अशांत मतलब
दशमलव के बाद की संख्याओं का अंत नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रही है 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। इसका एक अर्थ है कि यहाँ पर जिस संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 की यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अगर आपके पास इस प्रकार की संख्या होती 0.2727, अगर आपको ये फाइनल उत्तर मिलता तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही बार बार 27 की, मतलब 27 की। दशमलव के बाद संख्याओं को ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.27 ऊपर बार लगा दो कि इसी की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो बार का अर्थ आप समझ चुके हैं कि उस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ हमने एक बात देखी कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग, मतलब बार कुछ ना कुछ संख्या की आवृत्ति होगी। तो हमने इसमें ये जाना कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, हमको फाइनल उत्तर मिल जाता है, या उसका कभी भी अंत नहीं होता है, अशांत, लेकिन एक संख्या की या 2 संख्या की बार बार आवृत्ति होती है। तो ये प्रकार हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आगे आपके पास टॉपिक है दशमलव प्रसार के बारे में, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का, इर्रेशनल नंबर। अभी तक हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। अब आप देख सकते हैं ये परिमेय का विलोम है, उल्टा है, परिमेय अपरिमेय। तो आप इसकी परिभाषा खुद ही बना सकते हैं। परिमेय को जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते थे, तो अपरिमेय की परिभाषा क्या बनी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिभाषा, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जहां p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, वर्गमूल 7 इत्यादि। वर्गमूल के बारे में आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है। अब आप कहोगे सर ये वर्गमूल 2 को आप अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं? परिभाषा तो ये कहती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्गमूल 2 को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नीचे इसके 1 लगा दीजिए, बन गया p/q। लेकिन बच्चों परिभाषा में क्या होता है, p/q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे तो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन p/q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो वर्गमूल 2 है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या आता है, माइनस वाली संख्याएं आती हैं, 0 आता है और प्लस वाली संख्याएं आती हैं। इस प्रकार की संख्याएं उसके अंतर्गत नहीं आती हैं वर्गमूल के अंदर। तो इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए सभी वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। आप कहोगे सर वर्ग 4 भी वर्गमूल के अंतर्गत आ रहा है, तो क्या ये भी अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि वर्गमूल 4 का मतलब का मान तो हमको पता है 2 होता है, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या बन गई। तो वर्गमूल के अंदर आने वाली प्रत्येक संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। वर्गमूल के अंदर 9 आ रहा है, इसका मान 3 होता है, इसको 3/1 लिख सकते हैं। वर्गमूल के अंतर्गत 16 आ रहा है, इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसका मान 4 होता है, और 4/1 इसको 4/1 p/q के रूप में बना दिया, ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो वर्गमूल के अंदर आने वाली प्रत्येक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती। वे ही संख्या होती हैं जिनके वर्गमूल का हमें मान ही नहीं पता है। तो वर्गमूल 2 का मान आपको पता है? नहीं पता है। 5 का मान पता है? नहीं पता है। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या
वे संख्या हैं जिनके वर्गमूल का हमको निश्चित मान नहीं पता है। वर्गमूल 6 का मान आपको पता नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। जिनका मान हमको निश्चित रूप से पता नहीं है वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब पाई की बात करते हैं। यहाँ पे आप कहोगे सर पाई का मान तो आप ही ने पढ़ाया है हमको 22/7, तो ये तो p/q के रूप में आ गई है, इसको आप अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों पाई का मान जो 22/7 या 3.14 हम प्रयोग करते हैं, ये कोई निश्चित मान नहीं है। ये पता नहीं कहाँ तक इसका अंत हो रहा है, किसी को नहीं पता है। ये पाई का निश्चित मान नहीं है, और जब निश्चित मान नहीं है तो ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ गया। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। ऊपर हमने बात की थी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। तो आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अब देखिए जो ये वर्गमूल 2 है, इसका आप बड़ी कक्षाओं में इसके मान का प्रयोग करेंगे। वैसे तो इसका हम 1.41 तक ही प्रयोग करते हैं कैलकुलेशन में। कहीं पे वर्गमूल 2 आएगा तो उसको हम 1.41 तक ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तो इसका मान होता नहीं है। इसका मान ये होता है 1.41, 42, 13, 5 से 5, 6, 2, 3, 7 और ये बढ़ता जाता है। इसी प्रकार वर्गमूल 3 का भी बड़ी कक्षाओं में जब हम मान का प्रयोग करते हैं तो 1.73 तक ही करते हैं कैलकुलेशन में। कहीं पे ये आता है तो इसकी जगह ये रख लेते हैं और फिर अपना कैलकुलेशन करते हैं और अपना उत्तर निकालते हैं। लेकिन ये तो इतना तक तो इसका मान होता नहीं है, क्योंकि इसका मान तो बढ़ता ही जाता है, कोई निश्चित मान नहीं है इसका। तो यहाँ देखिए क्या फ़र्क है, इसका दशमलव के बाद जो संख्याएं अर्थात दशमलव प्रसार जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है दोनों में। अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा हूँ, अंत नहीं हो रहा है, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं 4, 1, 4, 2, 1, 3 अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, कोई किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो यहाँ हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है और ना ही उनकी पुनरावृत्ति हो रही किसी संख्या की, या हिंदी में इसको कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। दोनों में फर्क है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में क्या हो रहा था, या तो उनका अंत हो जा रहा था या अंत नहीं हो रहा था पर कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा था, तो उसको हमने कहा था अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ देखिए ना तो इनके दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है और ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो उसका अंत होता है और ना ही कोई संख्या रिपीट होती है, या हिंदी में अनवसानी अनावृत्ति हम कहते हैं। तो हम लोग ने ये समझा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार जिनका अंत हो जाता है, उदाहरण आपके सामने है, या अशांत आवृत्ति जिनके दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है पर कुछ ना कुछ रिपीट होता है। और रिपीट को हम ऐसे बार से प्रदर्शित करते हैं, जिन संख्याओं की आवृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो उसका अंत होता है और ना ही कोई संख्या रिपीट होती है। तो ये आप लोगों ने आज समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ ली, अपरिमेय संख्या भी पढ़ ली। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिए और इस प्रकार जो संख्याओं का समूह मिलता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर, और इसको 8 से हम प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा ये बनी, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। कक्षा 10 में पहला पाठ इसी नाम से है, वास्तविक संख्याओं के नाम से है। तो यहाँ इसकी परिचय आपको दे दिया जाता है। कक्षा 10 में विस्तार से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम ना परिमेय की बात करेंगे ना अपरिमेय की, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की।
वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इससे आपका परिचय करा दिया गया है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आती हैं बच्चों? परिमेय संख्या आती हैं, 1/2, 3/4 इस प्रकार की संख्याएं। साथ ही अपरिमेय संख्या भी आती हैं, √2, पाई, √3, √7 इस प्रकार, √5 ये सभी संख्याएं आती हैं। और इस प्रकार संख्याओं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समूह या रियल नंबर, इसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं। तो आज आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, उनका दशमलव प्रसार पढ़ा किस प्रकार का होता है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, उनका दशमलव प्रसार पढ़ा, और हमने वास्तविक संख्याओं से भी आज परिचय आपको करा दिया कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्यारे बच्चों कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब संख्या रेखा पर तो अभी तक आपने परिमेय संख्याओं को दर्शाया है, कक्षा 8 में भी दर्शाया आपने, लेकिन अब तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, तो इसका मतलब वास्तविक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। परिमेय संख्याओं को तो आप लोगों ने संख्या रेखा पर आसानी से दर्शाया है। संख्या रेखा आप जानते हैं ना, ऐसी रेखाएं जिस पर संख्या स्थित होती हैं, 0, 1, 2, 3 और 0 के बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो कोई आपसे बोले 1 को दर्शाओ क्योंकि 1 भी परिमेय संख्या है, तो आपने यहाँ पे दर्शा दिया। 2 को दर्शाओ तो 2 को यहाँ पे दर्शा दिया। 3 को दर्शाओ तो 3 को दर्शा दिया। इनके बीच की संख्याएं आती हैं, यहाँ पे आता है 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 1/2। ठीक, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5। ये सभी परिमेय संख्या हैं, इनको दर्शाना आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार माइनस की तरफ भी आप लोगों ने दर्शा रखी हैं। तो परिमेय संख्याओं को तो आप लोगों ने संख्या रेखा पर दर्शाना सीख रखा है। आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पहली अपरिमेय संख्या में √2 को लेकर चलता हूँ। आपकी पुस्तक में यही है। प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो कैसे दर्शाना है इसको, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार एक संख्या रेखा आपको खींच देनी है। आप इसको ग्राफ पेपर पर भी दर्शा सकते हैं और ऐसे प्लेन पेपर पर भी आप इसको दिखा सकते हैं। क्या किया गया है, संख्या रेखा बनाई, 0 और 1, इसके बीच में हमने 1 इकाई मान ली कि इतनी दूरी का मान क्या है, 1 इकाई। आप स्केल से बराबर दूरी पर संख्याओं को दिखा सकते हैं और इस दूरी को आपने इसका मान लिया है 1 इकाई। क्योंकि ग्राफ पेपर पर तो खाने होते हैं, वहाँ तो हम आसानी से बना सकते हैं कि 1 खाना या 2 खाने को हमने 1 इकाई का मान दे दिया। यहाँ पे आप स्केल से नाप के बना सकते हैं। तो इतनी दूरी को हमने 1 इकाई मान लिया और इसी प्रकार जितनी दूरी यही थी स्केल में नाप के उतनी दूरी यहाँ पे भी बनाई, ये भी हमने मान लिया, ये भी 1 इकाई है। अब हमें वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है और वर्गमूल 2 का हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है वो वर्गमूल 2। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। इतनी दूरी को हमने 1 इकाई माना, इसको भी हमने 1 इकाई माना। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया है जिसको नाम दे दिया गया है OAB। प्यारे बच्चों, अब हमने OAB समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है। पाइथागोरस हमको कहती है कि 90 के सामने जो होता है वो कर्ण वाली भुजा होती है, इसको आधार कहते हैं हम लोग, और ये होता है लंब। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है कि कर्ण का वर्ग अर्थात OB का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग OA के वर्ग और लंब के वर्ग AB के वर्ग का। इनका मान रख दीजिए।
ओ ए का मान आपने 1 माना है, ए बी का मान आपने 1 माना है, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ा 2 आ गया। तो ओ बी का मान, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, या 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो ओ बी का मान क्या आया आपके पास, वर्गमूल 2 आ गया, जो आपको चाहिए था। तो ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी कितनी आ गई आपके पास, वर्गमूल 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रकार लेना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और ये दूरी नापनी है। ये दूरी कितनी है, वर्गमूल 2, और यहाँ से आपको चाप मार देना है, और जहाँ ये चाप संख्या रेखा को काटेगा वो दूरी कितनी होगी, जो दूरी आपने ये मानी है वो दूरी, और ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी होगी वर्गमूल 2, और यहाँ पे आपने संख्या रेखा पर दिखा दिया है वर्गमूल 2 को। आप ऐसे चाप मार सकते हैं, जितनी त्रिज्याई होगी उतनी त्रिज्याई होगी। वृत्त के अंतर्गत आपने पढ़ा है समान त्रिज्याएं, तो ये दूरी बराबर होगी। तो इस प्रकार हमने वर्गमूल 2 को इसके अंतर्गत दिखा दिया। आगे पुस्तक में वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ये भी है। अब वर्गमूल 3 हमें कैसे पता लगे, 2 का तो हमने अंदाजा लगा लिया कि ये दूरी नाप ली, वर्गमूल 2 तक हम पहुंच गए। तो वर्गमूल 3 तक पहुंचने के लिए भी हम यही तरीका अपनाएंगे। फर्क क्या है, ये पॉइंट बी से आप एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, और जिसकी दूरी कितनी होगी, जिसकी दूरी होगी 1 इकाई, जो आपने मानी है, ये भी होगी 1 इकाई। और इस प्रकार इसको मिला देंगे, ओ से मिला देंगे आप लोग, ये फिर 90 अंश समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान देख सकते हैं आप, इसको सी नाम दे दीजिए, ओ बी सी, ये फिर एक बन गया बच्चों समकोण त्रिभुज। अब ये बना है ओ बी और सी। ओ बी का मान तो आपने पहले ही निकाल रखा है, वर्गमूल 2। बी सी का मान आपने एक लंब खींचा, जिसकी दूरी या जिसका मान ही आपने 1 इकाई माना है। अब इन दोनों में फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण अब बन जाएगा आपका ओसी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग। कर्ण तो आपको निकालना है। ओ बी का मान कितना है, वर्गमूल 2, इसका वर्ग, और बी सी का मान कितना है, 1 का वर्ग। तो वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। वर्गमूल का वर्ग तो 2 ही बचेगा ना, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार फिर ओसी का मान कितना आएगा, वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो ओसी का मान कितना आ गया, √3। इस प्रकार ये जो मान आपके पास आया, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, वर्गमूल 3। बस अब आपको वर्गमूल 3 की दूरी पता लग गई है। प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिए और यहाँ तक दूरी नापिए, और जहाँ पर इसने संख्या रेखा को काटा वो स्थान क्या होगा, वर्गमूल 3 का। इस प्रकार आपने संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को भी दर्शा दिया। इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। आगे आएगा वर्गमूल 4, फिर आप यहाँ से बिंदु सी से 90 परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब खींचेंगे, और उस लंब की दूरी कितनी होगी, 1 इकाई होगी, ठीक है, 1 इकाई। और फिर आप इसको इससे मिलाएंगे तो फिर ये आपको 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको वर्गमूल 4 का भी मान संख्या रेखा पर पता लग जाएगा। वैसे तो वर्गमूल 4 का मान आपको पता है कि 2 होता है, 2 तो आपको संख्या रेखा पर आसानी से आप दर्शा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार, इस तरीके से इसको कहते हैं वर्गमूल स्पाइरल, वर्ग स्पाइरल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वर्गमूल स्पाइरल बनाना सीख लिया है, जिसकी मदद से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। अब इसी प्रकार आपने वर्गमूल 4 या 2 को आपने संख्या रेखा पर दर्शाया है। कोई आपसे पूछे वर्गमूल 5 को भी आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप इसी तरीके से, अब ये नया बिंदु आपको प्राप्त हो चुका है, इसको डी नाम दे दीजिए। यहाँ से फिर आप 1 इकाई का लंब खींचिए,
1 इकाई, इसका मान रहेगा 1 यूनिट, और इसको फिर आपने मिलाया O बिंदु से, तो ये दूरी, इसको नाम दे दीजिए E। ये दूरी तो आपको पता है, पिछले स्पाइरल से आपने इसका मान कितना निकाल दिया है, ये वर्गमूल 4 है, ठीक। और ये आपने 1 इकाई का लंब बनाया। इस प्रकार आप इस वाले त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में, इस वाले में आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये मान आपको मिल जाएगा वर्गमूल 5 का। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये वर्गमूल स्पाइरल आपको पेंसिल, रबड़ का प्रयोग करके, स्केल का प्रयोग करके अपनी कॉपी में बनाना है। इससे आप वर्गमूल 5 का मान निकाल सकते हैं। लेकिन परीक्षा में तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इसको स्पाइरल बनाते जाइए, समय कम रहता है। अगर परीक्षा में आ गया है कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे? देखिए, आपने संख्या रेखा बनाई, अब इस दूरी को आपने मान लिया, इसका मान कितना मान लिया, 2 इकाई मान लिया इसका मान, ठीक। बराबर बराबर दूरी पर आपने संख्या रेखा बना दी, ये इतना 1 और फिर ये इतना 1 और 1, इस पूरी दूरी का मान कितना हो गया, 2 इकाई। और ए बिंदु से आपने ये वाली दूरी 1 इकाई का लंब खींच दिया, ये दूरी आपकी 1 इकाई ही रहेगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो अभी आपको पता लगेगा। तो इस प्रकार मेरे पास ये समकोण त्रिभुज आ गया जिसका नाम है OAB। यहाँ आप देख सकते हैं इस दूरी का जो मान है वो 2 है और इसका मान है 1। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण होता है 90 के सामने, कर्ण अर्थात OB का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना माना है आपने, 2 माना है, AB कितना माना है, 1 माना है। 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 4, में 1 जोड़ेंगे 5 मिलेगा। इसीलिए मैंने इस दूरी का मान क्या लिया, 2 इकाई, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 मिल जाएगा और 4 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप, OB का मान कितना आ गया आपके पास, वर्गमूल 5। ये दूरी आ गई वर्गमूल 5 की। अब वही काम करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, एक चाप मारेंगे और वो चाप संख्या रेखा को जहाँ पर काटेगा वही बिंदु क्या दिखाएगा आपका, वर्गमूल 5। इस प्रकार आप अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना आप जानते हैं। आज आपने अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, और दोनों को आप लोगों ने संख्या रेखा पर दर्शाना आज सीख लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, और उनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आपकी पुस्तक में प्रश्नावली 1.2 है, उसको आपको करना है गृह कार्य के रूप में। उसका पहला सवाल तो सत्य असत्य का है, इस प्रकार से है, कारण भी देना है आपको। प्रश्नावली 1.2 पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बताइए सत्य असत्य। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो आपसे पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ट्रू है। तो ठीक, अगला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है क्या संख्या रेखा पर जो भी बिंदु होते हैं क्या वो वर्गमूल m के रूप के होते हैं, नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। इसका कारण क्या दोगे आप, क्योंकि बच्चों संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं और दो धनात्मक संख्याओं के बीच इस प्रकार की संख्याएं भी आती हैं, 1/2, 1.5, तो इनको हम वर्गमूल के रूप में थोड़ी दर्शा सकते हैं।
यही पूछा गया था ना आपसे कि क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आप इसका कारण दोगे संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं, और ये इसको वर्गमूल m के रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका आप क्या दोगे उत्तर? फॉल्स या नहीं में आप इसका जवाब दोगे, असत्य बात है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए ऊपर वाले का जस्ट विलोम है, उल्टा है ये बात, थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। अब इसमें पूछा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो परिमेय संख्या भी आती हैं और वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये बात फॉल्स है। वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या भी आती है ना, इसलिए ये बात क्या है? फॉल्स है। ठीक, आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं प्रश्नावली 1.2 के, वो आप लोग घर से करके लाएंगे। वर्गमूल 5 को मैंने आपको दिखा दिया है किस प्रकार आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये वर्गमूल स्पाइरल आपको बना के लाना है, कॉपी में आपको बनाना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने आज परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा, उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखा, उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। वास्तविक संख्याओं से आज हमने परिचय प्राप्त किया है, और अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ये भी हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगली प्रश्नावली 1.3 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज आपका काम है प्रश्नावली 1.2 को अपनी कॉपी में नोट करना, और जितना मैंने आपको समझाया है वीडियो को देख देख के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब विद्यालय खुलेंगे तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। आप ये मत समझिए कि मैं कॉपी नहीं चेक करूंगा, प्रत्येक बच्चे की मुझे कॉपी चेक करनी है, और इन्हीं वीडियो की मदद से आप नोट्स बनाते जाइए। आपके मैथ के नोट पूरे होंगे और आपका जो समय है वो खराब नहीं होगा। इस प्रकार केवल 2-3 बच्चे ही मुझे होमवर्क करके दे रहे हैं, जो 8th से 9th कक्षा में गए हैं वो काफ़ी बच्चे हैं। उनके नंबर भी ऐड कर रखे हैं हम लोगों ने ग्रुप में, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ये गलत बात है आपकी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट कीजिए ग्रुप में और पूछिए उसको, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। केवल 2 बच्चे ही मुझे अपना होमवर्क करके अपनी फ़ोटो भेजते हैं, बाकी बच्चे नहीं भेज रहे। तो ये गलत बात है बच्चों आपकी। आप अपना समय खराब मत कीजिए, पढ़ाई का समय निकालिए, शाम को निकालिए, दिन सुबह निकालिए, जब भी निकालिए पढ़ाई का समय निकालिए। आप सभी घरों के अंदर हैं, इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।